बीजेपी ने आपको खूब मौके दिए और देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने ये तय किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जीवन पर्यंत मैंने चुनाव नहीं लड़ा। वो कहता है ना हम आरएसएस के आदमी हैं, अरे हम तो मुस्लिम विरोधी हो सकते हैं, पर खानवा के युद्ध के मैदान में हसन खां मेवाती को खड़ा करने का मौका मिला तो हम सबसे अग्रणी पंक्ति में आकर के खड़े हुए थे। आप तो चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं। थोड़ी देर पहले आपने कहा हाथ पानी ले रखा है, तो इतनी बेरुखी क्यों? दिन भर आदमी मजदूरी करता है, 150 रुपये नहीं कमा पाता है, और राजनीति में आने के बाद में 5 साल के अंदर वो मालो माल हो जाते हैं, उनके महल होते हैं, उनके पहनने के कपड़े बदल जाते हैं, गाड़ियों के टायर और गाड़ियों के उनके पास में जो मॉडल है वो बदल जाते हैं। क्या आम आदमी नहीं जानता? हर चौराहे के ऊपर मेरी मूर्ति, मेरे चाचा की मूर्ति, मेरे भतीजे की मूर्ति, सरकार में आ गया तो मेरा फार्म हाउस, मेरा बंगला। अरे यार 2 कमरे तेरे पास होते थे, आज 18 कमरे कहाँ से आ गए? हिसाब तो बता दे उसका कम से कम। सार्वजनिक जीवन में आज जितनी गिरावट राजनीतिक क्षेत्र में आई है उस सबको ठीक करने का दायित्व हम सबका है। तो हमारे भी विनम्र प्रयास है, आप सबका भी दायित्व है, औरों का भी है। जिस दिन अजमेर की गलियों में सब पक्की सड़कें सीसी हो जाएगी, उसके बाद मेरे गली में भी बना देना। तो आज तक भी मेरे मोहल्ले के अंदर मेरी गली में तो पक्की सीसी सड़क नहीं है। कोलायत में सर आप जानकर हैरान होंगे 100 के आसपास मंदिर है। कोलायत में 12 ज्योतिर्लिंग है। कोलायत में 8 कोस की परिधि में सप्त ऋषियों का आश्रम है। ऐसी कई सारी अनसुनी अनकही बातें हैं जो कोलायत में मौजूद है। बावजूद इसके कोलायत को पुष्कर या देशमुख जैसा जो वर्चस्व नहीं मिल पाया है। सब समाज को भेदभाव भुला करके आना चाहिए। अच्छे काम सब मिलकर करें, बुरा काम कोई ना करे। राजधर्म को लेकर आपका एक बड़ा बयान जो है पॉपुलर रहता है। वसुंधरा जी ने कहा कि आपको सरकार में काम करना है, तो आपका इस पर जवाब? अरे भाई, वसुंधरा जी ने मुझे बात पिछले साल की है। चुनावी मौसम चल रहा था और नरेंद्र मोदी की जयपुर के अंदर उनका दौरा होता है। प्रदेश के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ मच जाती है प्रधानमंत्री के अगुवाई की। बहरहाल मोदी जयपुर आते हैं। जब दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पे जब पुष्पांजलि अर्पित करने जाते हैं तो उनके साथ 2 नेता होते हैं। प्रदेश भाजपा की टीम ने सबको चौंका दिया था। उन 2 नामों में से जो एक नाम था वो था ओंकार सिंह जी लखावत। राज्यसभा सांसद रहे हैं और फिलवक्त वो धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजनीति में आने से पहले लेखन, उससे पहले वकील और उसके बाद राजनीति का ये जो सफ़र तय हुआ, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो लेखनी से आप, या वकालत से हम कहें, वकालत से सियासत तक का सफ़र ये कैसे हुआ? देखिए, मूलतः मैं राजनीति का आदमी हूँ नहीं, और मुझे राजनीति आती भी नहीं है। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र का एक कार्यकर्ता हूँ जी। मुझे कहा गया कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करें। ये मैं जब अजमेर में वकालत की पढ़ाई करने के लिए आया था, और उसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान समाचार का काम देखता था। जी सर। तो जब मैं हिंदुस्तान समाचार में काम करता था तो देश भर के विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता था, सुनने का भी होता था, और उनको कवरेज करने का भी मुझे एक अवसर मिलता। मैंने जब अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद मैं जब वकालत के अंदर गया तो मैं उसमें राजनीतिक क्षेत्र में नहीं था, मैं एक पत्रकार के रूप में अपना काम करता था। पर आपातकाल के पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5-6 मेरे फ्रैक्चर हो गए। और आपातकाल का लगभग पीरियड ऐसा था कि जिसके अंदर मैं बहुत कुछ काम करने की स्थिति में नहीं था। परंतु आपातकाल के खिलाफ कोई न कोई आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें फिर हमारे घर से मेरी पत्नी ने कहा कि अपने घर से भी तो कोई जेल जाना चाहिए। तो मेरे छोटे भाई को सत्याग्रह करके जेल भेजा। और जितने भी उस समय DIR में केसेस बने और लोगों को गिरफ्तार किया गया अंधाधुंध तरीके से, उनका मुकदमा लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था जी। तो मुझे उनकी पैरवी करने के लिए बैसाखियों के सारे कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि मेरे सब दोनों पैरों के अंदर फ्रैक्चर्स वगैरह थे। उसके बाद चुनाव हुआ, और चुनाव हुआ तो मुझे कहा गया कि इस चुनाव के अंदर, जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें आपको एक कार्यकर्ता के नाते, एक समन्वयक के नाते काम करना है। मैं आज आपको मुझे कहते हुए बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि जब मैं आज आपके सामने किसी साक्षात्कार के लिए बैठा हूँ। जी सर। मेरा 1977 में मार्क टूली ने एक इंटरव्यू लिया था। अच्छा। और जब हमने चुनाव की व्यवस्थाएं की तो उन्होंने चुनाव की व्यवस्था पर टिप्पणी भी करी थी।
कि जिस तरह की चौसर बिछाई गई है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का काम विभाजन किया गया है, वो अपने आप में एक प्रकार था। और उसके बाद जब चुनाव हो गया तो उसके बाद मैंने हमारे वैचारिक परिवार से कहा कि चुनाव हो गया और अब मुझे मेरे क्षेत्र में काम करना, मुझे राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात का एक कार्यक्रम था और मुझे ये कहा गया कि नहीं, अब आपको राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करना। जी। पर मैं इस शर्त पर राजनीतिक क्षेत्र में गया था कि मैं जीवन भर चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपने मैं कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा का नहीं लड़ूंगा, म्यूनसिपलिटी का नहीं लड़ूंगा, जिला परिषद का नहीं लड़ूंगा। मेजर फतेह सिंह जी से हम लोग मिलने के लिए गए थे, ललित जी और हम लोग, और हमने से कहा था कि एक ब्यावर की सीट पर आप चुनाव लड़ रहे। उन्होंने कहा था, डू यू थिंक दैट यू आर आई एम इडियट, क्या है तुम्हारे पास ये? ललित जी ने कहा नहीं, ये मेजर फतेह सिंह जी ने कहा। अच्छा। ललित जी साथ थे। मैं वहाँ से बाहर निकला और मैंने ललित जी से कहा कि मैं जीवन भर का व्रत लेता हूँ कि मैं जीवन भर चुनाव नहीं लड़ूंगा, और इनके बेटे पोते टिकट के लिए आपके दरवाजे पे आएंगे कि हमको देना चाहिए। अब अजमेर में हमारा काम नहीं था बहुत बड़ा, और तब से हमने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते काम किया। उसके बाद मेरे को, मैं 80 में जब बीजेपी बनी तो मैं पहला महामंत्री था मेरे जिले का, मुझे दायित्व दिया गया। उसके बाद जिला अध्यक्ष रहा, उसके बाद देहात में अध्यक्ष ले लिया, उसके बाद प्रदेश मंत्री का जिम्मा आया, फिर प्रदेश महामंत्री ले लिया 3 बार, 7 बार उपाध्यक्ष। यूआईटी का चेयरमैन। हाँ, उपाध्यक्ष तो जितने वर्ष से, क्यों मुझे अध्यक्ष बनने की हाथ पानी ले रखा है कि अध्यक्ष नहीं बनूंगा, चाहे पार्टी निकाल दे मेरे को, तो मैं 7 बार उपाध्यक्ष भी रहा। लगभग पर सभी अध्यक्षों हाँ, काम तो करना। देखिए, मैं कहता हूँ आज मान लीजिए एक 25 साल के जवान को भी अध्यक्ष बना दीजिए, मैं उसके साथ भी काम करूँ। काम तो पार्टी के लिए करना होता है ना जी। व्यक्ति तो गौण होता है, व्यक्ति तो निमित्त होता है, एक विचार के लिए काम करना होता है। तब से मुझे सौभाग्य मिला इस पार्टी में काम करने का। अनेक दीव दुर्लभ कार्यकर्ता और नेता हमको मिले जिनके साथ काम करने का सानिध्य मिला। और कुल मिला के राजनीति में क्या मर्यादा रहकर रख करके भी काम किया जा सकता है। मर्यादा विहीन राजनीति क्या होती है? क्या आप लोग मर्यादाएं जो बनी हुई है, लोग अपेक्षा करते हैं कि राजनीति में आदमी कैसा होना चाहिए, राजनीतिक जीवन कैसा होना चाहिए, क्या हम उस पर खरे उतर सकते हैं? क्या एक कार्यकर्ता के नाते इसका भी नम्र प्रयास किया। कुल मिलाकर बीजेपी ने आपको खूब मौके दिए। और देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने ये तय किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जीवन पर्यंत मैंने चुनाव नहीं लड़ा। एक बार तो ऐसी भी स्थिति आई कि मुझे कहा गया कि नहीं, चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा मुझे पार्टी से निकाल दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इसलिए पार्टी की जब आवश्यकता है, पार्टी ने मुझे कहां से कहां उठाकर कहां पहुंचा दिया। मुझे राज्यसभा में उन्होंने भेजा, मुझे मेरे लिए एक नया विभाग बनाया गया राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का। मुझे कहा गया अपना विभाग बना लीजिए। मुझे अजमेर यूआईटी का चेयरमैन का मौका मिला। वो मौके नहीं थे, वो पद नहीं थे, वो एक काम करने का अवसर मुझे मिला। मैं जिस पृष्ठभूमि से आया, मुझे अगर पृथ्वीराज चौहान का हिंदुस्तान का पहला स्मारक बनाने का मौका मिलता तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन। मुझे अगर सिंध के तत्कालीन शासक अगर महाराजा दाहिर सेन का पहला विश्व का स्मारक बनाने का मौका मिलता तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। यदि उसके बाद जब मुझे कहा गया कि आपको सरकार में काम करना, तो मैंने कहा मैं ये राजधर्म का काम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा राजधर्म क्या? मैंने राजधर्म वो जो अहिल्याबाई करती थी, वसुंधरा राजे ने तो क्या हम राजमा के नहीं, मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा जी ने मुझे बहुत सहयोग किया। माननीय भैरव सिंह जी ने मुझे यूआईटी का चेयरमैन बनाया। अगर मैं यूआईटी चेयरमैन ना होता तो पृथ्वीराज का स्मारक, पहला स्मारक कैसे बनता? मैं तारागढ़ की सड़क को पार करके 3000 आज़ादी की बात की सबकी ऊंचाई की सड़क लेके तारागढ़ को कैसे हम जोड़ पाते? मुझे महाराजा दाहिर सेन के लिए कोई सपने में सोच सकता है? ये जो सिंध का शासक था, जैसे 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के हमले का मुकाबला किया, और वो उसमें वो और उनका परिवार, उसकी लाडी रानी और उनकी राजकुमारियाँ दोनों वीर गति को प्राप्त हो गई, और वो खुद उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। 712 का नायक, जैसे हिंदुस्तान के सीमांत क्षेत्र की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसका स्मारक बनाने का कभी मौका मिले क्या? तो जीवन में हमारा ये कहना है कि ये जो हमारे पास समय आता है, एक अवसर आता है, उस हम आने वाले समाज के लिए हम क्या दे रहे हैं जी? समाज की अपेक्षा क्या है? क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ हम काम कर रहे हैं, या हम हमारी पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं? अपनी पीढ़ियों के लिए बैंक बैलेंस बनाना, जमीन जायदाद, महल मालिया खड़े करना बहुत आसान काम है, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार के अंदर खड़ा करना, प्रेरणा के स्रोत खड़ा करना, ये हमारा दायित्व है।
उस दायित्व से यदि हम विमुक्त होते हैं, यदि उस दायित्व का पालन नहीं करते हैं, तो फिर सार्वजनिक जीवन में रहने की आवश्यकता नहीं है। काम कहीं भी कर सकते हैं हम लोग। इसलिए राजनीति भोगने की चीज़ नहीं है। राजनीति एक अवसर है, आपको काम करने का मौका देती है, आपके लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको एक अवसर मिलता है जहां आप समाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं। यदि राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता ये सोचने लगे कि हमारे भोगने के लिए, हमारी 7 पीढ़ियों के लिए धन दौलत इकट्ठा करने के लिए राजनीति है, तो क्षमा कीजिएगा, इससे बढ़िया तो डाका डालना और चोरी करना ज़्यादा ठीक है। यूआईटी में पहला अवसर सरकार में काम करने का मौका मिला तो पहले आधा घंटे में फैसला किया कि तारागढ़ की पर्वत श्रृंखला के ऊपर पृथ्वीराज चौहान का हम स्मारक करेंगे। क्यों? पृथ्वीराज चौहान का 6 इंच का पत्थर जिस शहर में नहीं लगा, जिसकी राजधानी अजमेर हुआ करती थी, जिसने हिंदुस्तान के अंदर बाहर के पराक्रमी जितने भी आक्रमण करता थे उनका मुकाबला किया, मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया, गजनी के साथ में युद्ध हुए तो हमारे शासकों ने उसको झेला। क्या मेरा दायित्व तो नहीं बनता कि जिस पर्वत को पार करके जिस जगह उनका कभी किला हुआ करता था, आज किला तो नहीं है, आज तो और लोगों के पास में आ गया, उनका पूजा स्थल वहाँ बन के खड़ा हुआ। पर 1700 फीट की हाइट पर जहाँ तारागढ़ की फोर्ट वाले में पृथ्वीराज को स्थापित करने का काम, मैं जब राजनीतिक जीवन में पहली बार अजमेर यूआईटी का चेयरमैन बना तो आधा घंटे में पहला फैसला किया कि हम अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाएंगे। यह अस्मिता क्या है? आज की पीढ़ी को यदि ये बता दिया जाए कि तुम मरने के बाद जिंदा कैसे रहोगे, मरना सबको है, पुनर्जन्म सबका होने वाला है, पर मरने के बाद जिंदा जीवन में रह जाए, बस इतना हमको आ जाए तो शायद जीवन में कुछ कर पा सकते हैं। इस तरह की सोच और विचारधारा आज की सियासत में देखने को बहुत विरले मौके होते हैं जब देखने को मिलती है, और आप उस राह के राही हैं, ये बहुत अच्छी और गर्व की बात है। सर, जैसा कि आपने कहा कि 1980 में बीजेपी के गठन के बाद महामंत्री बने, उसके बाद राज्यसभा सांसद भी बने, उसके बाद 7 बार आप प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रहे। बीजेपी ने आपको मौके भी खूब दिए, इसके ऊपर चर्चा भी हो गई। जादूगर तो अशोक गहलोत को कहते हैं, लेकिन आपके पास क्या जादू है जो नरेंद्र मोदी से लेकर वसुंधरा राजे, आडवाणी से लेकर वाजपेयी तक सब आपके काम को और आपको पसंद करते हैं? एक कार्यकर्ता का दायित्व होता है, सबके लिए रास्ता तय है, सब जानते हैं ये सड़क कहाँ ले जाएगी, आपको तय करना हो सड़क पे जाना कि ना जाना। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के अंदर कोई मैंने ही पहला स्मारक बनाया। विषय आपकी प्राथमिकता क्या है, क्या आप आने वाली पीढ़ियों को, मैं एक प्राथमिकता बताता हूँ, और भी काम है करने के लिए, समाज सेवा की करने के लिए बहुत आयाम है, परंतु मेरे पुरखे इतिहास का काम करते थे, साहित्य का काम करते थे, कविता लिखते थे, वीर गाथा काल के कवि हुआ करते थे, तो क्या आधुनिक युग के अंदर भी उसकी भूमिका को निभा सकते हैं क्या? हर सत्ता का काम है कि आज की पीढ़ी को आप प्रेरणा देने के लिए क्या मापदंड खड़े करना चाहते हैं। हर चौराहे पे जाकर आदमी क्या देखेगा? क्या भीख मांगने वालों की कतार देखेगा जी? क्या चौराहे के ऊपर आपको रोक करके आपकी जेब में से रुपए निकालने वाले, रिश्वत लेने वालों के दृश्य देखेगा? क्या जिनके खाने पीने के साधन नहीं होते थे आज उनके महल माली और उनके जमीनें और फार्म आकर के खड़े हो गए, अकूट धन जिनके पास में आ गया, क्या जनता को वो प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ ना, कौन सी मेहनत मजदूरी से है? दिन भर आदमी मजदूरी करता है, 150 रुपये नहीं कमा पाता है, और राजनीति में आने के बाद में 5 साल के अंदर वो मालो माल हो जाते हैं, उनके महल होते हैं, फार्म होता है, एग्रीकल्चर फार्म होता है, उनका बंगला होता है, उनके पहनने के कपड़े बदल जाते हैं, गाड़ियों के टायर और गाड़ियों के उनके पास में जो मॉडल है वो बदल जाते हैं। क्या आम आदमी नहीं जानता है? आज अगर हमको यह आ जाए कि हम मरने के बाद जिंदा रह सकते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पर हम तो इस जीवन में जीते रहते हुए भी जीना नहीं चाहते हैं। हम जीवन रहते हुए भी जीने का तरीका नहीं जानते, सलीका नहीं जानते कि हमको कैसा जीना चाहिए। क्या आप क्या सोचते हो, मैं जिस जगह रहता हूँ क्या मेरा अड़ोसी पड़ोसी नहीं जानता कि मेरे घर के अंदर खाना कहाँ से आता होगा? क्या मेरा पड़ोसी नहीं जानता कि मेरी पास में रहने के लिए एक टपरी नहीं हुआ करती थी, मेरे पास में आज 50 लाख का मकान कहाँ से हो गया? क्या उसको टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है जी? मैं यूआईटी का चेयरमैन बना, मैंने कहा कि जिस दिन अजमेर के सब घर में और गली के सामने सोडियम लाइट लगेगी उसके लास्ट में लाइट मेरे घर में लगा देना। जिस दिन अजमेर की गलियों में सब पक्की सड़कें सीसी हो जाएगी उसके बाद मेरे गली में भी बना देना। तो आज तक भी मेरे मोहल्ले के अंदर मेरी गली में तो पक्की सीसी सड़क नहीं है, मेरे घर के बाहर आज भी सोडियम लाइट नहीं लगी हुई है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं यूआईटी चेयरमैन भी रहा, सांसद भी रहा, चेयरमैन भी रहा हूँ 3 बार, प्रदेश का महामंत्री रहा, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। आजकल तो नेता बनते ही पता नहीं क्या क्या चेंज हो जाते हैं।
घर के बाहर से लेके सब तक रंगोलियाँ। मेरे आज तक मेरे घर के बाहर कभी रंगोली नहीं बनी। मैं जयपुर में रहता हूँ, आज तक मेरे अड़ोसी पड़ोसी को पता नहीं है कि मेरा रहने का तरीका उनसे भिन्न है क्या। मैंने कभी नगर निगम को मेरे यहाँ पर रंगोली नहीं करने दी, होली दिवाली कहीं भी। मैंने कहा सब घरों में करो तो मेरी भी कर देना। हमारा ये कहना, हम समाज में जीते हैं, समाज हमारी ताकत है, हमारा प्रेरणा है। हमने हमारे प्रेरणा पुंजों को भुला दिया। हम मरने के बाद जिंदा रहना ही नहीं चाहते और इस जीवन काल के अंदर सब कुछ करना चाहते हैं जो हमारी 100 पीढ़ी नहीं कर सकती है, और इसलिए हमारी दुर्गति हो रही है। इसलिए आज हमको नमस्ते करने वाले लोग नहीं मिलते। हम तरसते हैं जब तक राजनीति से इधर उधर आ जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं होता तो तरसते, कोई मिलने नहीं आया। आज कहाँ से मिलने आएगा तुम्हारे पास? क्यों मिलने आएगा तुम्हारे पास? जब तुम्हारे पास अवसर था उसमें तुम क्या कर रहे हो? लोक देवता रामदेव जी के बाबा तेरे को ध्याते हैं, सब कुछ करते हैं, बेटा पोती शादी सब धन दौलत सब मांग के आ जाते हैं। क्या बाबा रामदेव का पैनोरामा इतने वर्ष बाद बनना चाहिए था क्या? बाबूजी जिन्होंने गौ रक्षा के लिए सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, क्या बाबूजी के जीवन के सैकड़ों वर्ष बाद उनका पैनोरामा बनना चाहिए था क्या? उनका स्मारक बनना चाहिए था क्या? हमने हर चौराहे पे हमारी मूर्तियां लगाई, इसलिए लोग कभी कोई गर्दन काट के ले जाता, कभी हाथ तोड़ के चले जाते हैं। और महापुरुष कहाँ हैं? हम महापुरुषों को क्यों नहीं उस पर काम करना चाहते? क्या अमर सिंह राठौड़ पे काम की आवश्यकता नहीं थी? अगर तेजाजी महाराज में अगर हम देखेंगे, जो वचन पालन करने वाला आदमी था, जो व्यक्ति लाचाबाई की गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए गया और जाने के बाद में सर्प दस्त कर लिए, आए वापस, सांप ने कहा था कि मैं वापस आता हूँ, वचन दिया था, और उसने कहा कि मैं तो तब दसूँ जब तेरे सब शरीर पे तेरे तो घाव है, मैं नहीं करता, मुझे अबोर्ड जगह चाहिए। उसने अपनी जीव दी और जीव के डस लिया। तो ऐसा वचन पालक इस संसार में, इस सृष्टि में कहीं आपको मिलेगा क्या? उसमें काम क्यों नहीं कर रहे थे? उसमें कौन सी राजनीति नजर आई? क्या मीराबाई आ जाई थी क्या? परसों में अखबार में पढ़ रहा हूं, इजराइल के पर्यटक आए और वो मीराबाई हो गए। मैं परसों के अखबारों को भरे पड़े हैं सारे के सारे वहां आकर के। क्या मीराबाई पे काम अब होना चाहिए था? क्या खानवा के युद्ध के मैदान के अंदर जहां मोहम्मद बाबर का जो मुकाबला करने वाले राणा सांगा, वो एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें सारे हिंदुस्तान ने मिलकर के युद्ध लड़ा। वो ठीक है, उनके पास बारूद था, बारूद लेकर पहली बार बाबर आया था। हमारे पास तीर कमान थे, भाले थे, हमारे पास परंपरागत हथियार थे। क्या खानवा के युद्ध के मैदान के अंदर स्मारक नहीं बनना चाहिए था 100 साल पहले, आजादी के बाद, 47 के बाद? क्या हसन का मेवाती जो अलवर का शासक था, उसने कहा कि बाबर ने उसे कहा, अरे तू मुसलमान, तू मेरे साथ आ, तू कहाँ जा रहा है? इसके राणा सांगा के साथ का माना, मैं भी मुसलमान, तू भी मुसलमान, पर मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, मातृभूमि की रक्षा के लिए तेरे खिलाफ युद्ध लड़ूंगा। और खानवा के युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ हसन का मेवाती वीर गति को प्राप्त हो गया। क्या उसका स्मारक नहीं बनना चाहिए? क्या राणा सांगा के साथ उसकी मूर्ति खड़ी नहीं होनी चाहिए? हमने इस काम को किया। लोग कहते हैं ना हम RSS के आदमी है, अरे हम तो मुस्लिम विरोधी हो सकते हैं, पर खानवा के युद्ध के मैदान में हसन खां मेवाती को खड़ा करने का मौका मिला तो हम सबसे अग्रणी पंक्ति में आकर के खड़े हुए थे। तो साहब ऐसे कैसे हो सकता है? आप महापुरुषों के साथ भी अगर भेदभाव करेंगे, अन्याय करेंगे, ये कैसे काम हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, कालीबाई एक भील कन्या, जो अंग्रेज आते हैं और उसके टीचर को, उसके अध्यापक को खींच के बांध के ले जाते हैं, उसने कहा मेरे मास्टर को छोड़ दो, नहीं छोड़ा, उसने दांतरी लगे उसको रस्सी से काट दिया और गोली से उसको उड़ा दिया। क्या उस 13 साल की कन्या का स्मारक नहीं बनना चाहिए था? हमने बनाने का, हमको सौभाग्य मिला, हमने उसका स्मारक बनाने का काम किया। क्या मानगढ़ धाम के ऊपर गोविंद गुरु का स्मारक नहीं होना चाहिए था? हम इस बार राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बना रहे हैं। आदिवासियों को इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्वतंत्र संग्राम में योगदान के ऊपर स्मारक हमने मानगढ़ धाम में बना करके खड़ा किया। मावजी महाराज पे काम करने का मौका मिला तो वहां भी इसके ऊपर काम करने का एक अवसर मिला तो काम किया। पर ऐसा नहीं कि केवल यही सारे काम किए हों, हमने भक्ति पे काम किए, शक्ति पे काम भी किए। हमने समाज के प्रेरक, अगर धन्ना भगत है तो धन्ना भगत में भी काम किया हमने, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा। हमने अगर जांबाजी पे काम करने का अवसर मिला तो जांबाजी पे भी काम करने का अवसर मिला। पर गुरु गोविंद सिंह का काम भी हुआ तो हमने नरेला के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का स्मारक बनाया। पर हमने सेन जी महाराज का पुष्कर में स्मारक बना के खड़ा किया। और ये सब छोड़िए, अगर जरूरत पड़ गई ना, संत रविदास पे कौन काम करेगा? हमने चित्तौड़ में रविदास का स्मारक बना करके खड़ा किया, गोरा बादल को भी खड़ा किया, झाला मन्ना को भी खड़ा किया। और लोग कहते हैं परशुराम जी के नाम पर हमारी सेना और वो करना, और मातरकुंडिया में भगवान परशुराम का स्मारक बनाने का सौभाग्य भी हमको मिला। ना हमने जाति देखी, ना बिरादरी देखी। और इस बार 1857 के स्वतंत्र आंदोलन में जिन लोगों ने भी योगदान दिया
उन गाँवों को हम स्वतंत्र गांव घोषित करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी घोषणा की है, और उन सब गाँवों के अंदर के स्मारक बनाने का काम हम पूरा करेंगे। और इसलिए हमारा प्रयास है कि हम इस पर कुछ काम करें। समाज को आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर सकते हैं, केवल हमको याद करें ये आवश्यक नहीं है। जी सर, बिल्कुल। हमारे चौराहे पे लगने वाली मूर्ति को कोई तोड़ के ले जाए, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। हमारा कहना उसकी आवश्यकता नहीं है, पर जिन्होंने देश के लिए काम किया वो समाज के सामने प्रस्तुत करना, समाज के सामने एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना के खड़ा करना। अब करणी माता, करणी माता को जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, ए माता जी सब दे देना। अरे पर माता जी के बारे में कुछ 18 लाइन लिख करके तो चले जाते मेरे भाई। क्या अपने अपने बारे में लिखते हो, हम कैसे हैं, हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया। हमने करणी जी महाराज का एक पैनोरमा बनाया, वो राजस्थान का बहुत लोकप्रिय पैनोरमा है, देशों पे आप लोगों ने भी देखा। जी सर। हमने मीराबाई का पैनोरमा मेड़ता में बनाया, आप कल्पना कर सकते हो 20 लाख से ज्यादा लोग उस छोटी सी जगह देख चुके हैं। रामदेव जी पे काम करने का मौका उसमें भी किया। ब्रह्मदत्त गुप्त मैथमेटिशियन था, उसका भीनमाल में स्मारक बनाने का काम किया। माँ कबीर पे उसका स्मारक बनाने का काम उसमें से खड़ा किया। अगर राज सिंह की जरूरत पड़ी तो हमने राजसमंद में उसका स्मारक बनाने का काम किया। बप्पा रावल, मेवाड़ का संस्थापक बप्पा रावल, 4 इंच का भाटा उसके ऊपर लगा हुआ नहीं था, हमने बप्पा रावल का स्मारक बना करके खड़ा करने का काम उसमें से किया। राणा कुंभा, जिसने हमारी संस्कृति, हमारी जीवन पद्धति पे काम किया, माल्यावास में उसका स्मारक बना करके खड़ा किया। हमारा प्रयास ही है, आज भी हमारा प्रयास है, महापुरुषों पे काम करें। राव बीका जी का काम हम प्रारंभ करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से दूर निकल करके एक बात सोचनी चाहिए, अगर देश रहेगा हम रहेंगे, हमारी शिक्षा रहेगी, हमारी मौलिकता और नैतिकता रहेगी, तो हम दुनिया के सामने खड़े होकर के मुकाबला करके और आगे निकलने के हम होड़ में लगे रहेंगे। परंतु साहब, धन दौलत हर चौराहे के ऊपर मेरी मूर्ति, मेरे चाचा की मूर्ति, मेरे भतीजे की मूर्ति सरकार में आ गया तो मेरा फार्म हाउस, मेरा बंगला, अरे यार 2 कमरे तेरे पास होते थे, आज 18 कमरे कहाँ से आ गए? हिसाब तो बता दे उसका कम से कम, ये तो बता दे तेरी इनकम का साधन क्या है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आवश्यकता इस देश में अगर कोई आवश्यकता है तो नितांत आवश्यकता है ईमानदारी से जनजीवन जीने की आवश्यकता है। सही है। आपके रिसोर्सेज हैं, दुनिया को मालूम होना चाहिए आपके पास कमाई के साधन क्या है और आपका खर्चा है वो कहाँ से पेमेंट हो रहा है, कौन पेमेंट कर रहा है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में जितनी श्रेष्ठता आएगी वह देश आगे बढ़ेगा, आज की पीढ़ी उसमें प्रेरणा देगी। अब मुझे बताइए ना, भर्तियों के ऊपर लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, थानेदार जी जेल जा रहे हैं। तो थानेदार तो होते हैं चोरों को पकड़ने के लिए, तो खुद ही जेल जा रहे हैं। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि जिस परीक्षा लेनी है बच्चों की, अरे उसको तो छोड़ देते, उस संस्थान को तो छोड़ देते। सार्वजनिक जीवन में आज जितनी गिरावट राजनीतिक क्षेत्र में आई है उस सबको ठीक करने का दायित्व हम सबका है। मैं नहीं कहता कोई सारा ठेका हमारे पास में है, परंतु हमारे भी विनम्र प्रयास है, आप सबका भी दायित्व है, औरों का भी है, सबका दायित्व है। हम समाज के सामने श्रेष्ठतम तरीके से वो जीवन के उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे हमारी आने वाली कल की पीढ़ी को सीख सके। हम आज की पीढ़ी को क्या सीख दे रहे हैं, कैसा भारत बनाना चाह रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ इस सब दिशा में राजस्थान बहुत अग्रणी हो सकता है, राजस्थान में काम करने की बहुत गुंजाइश है और हम सब मिलके करेंगे, आप सबके सहयोग से करेंगे। यहाँ सर एक सवाल बनता है जो कि बड़ा मौजू है। हम बेहतरी की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि इस तरह की विचारधारा की राजनीति में कुछ अच्छे लोग हों, अच्छे तरीके से काम करें, श्रेष्ठ तरीके से काम करें, लेकिन आप तो चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं। थोड़ी देर पहले आपने कहा हाथ पानी ले रखा है, तो इतनी बेरुखी क्यों? अरे किस डॉक्टर ने सलाह दी कि चुनाव लड़के ही काम कर सकते हैं? कोई प्रेस्क्रिप्शन हो तो बता दो मेरे को, किसी किताब में लिखा हो कि काम करने के लिए चुनाव लड़ना आवश्यक। आदमी होना चाहिए, आदमी के पास अवसर होना चाहिए, अवसर का उपयोग करने वाला चाहिए, समय पे उसको पूरा कर ले। हर आदमी कर सकता है। हाँ, बड़े लोग भागड़ा डैम बना सकते हैं, हम भागड़ा डैम तो नहीं बना सकते, पर भागड़ा डैम का इतिहास तो लिख ही सकते हैं। काम मना है। हमारा ये कहना है कि किसने कहा हर आदमी बड़ा काम करेगा? जिसको बड़ा काम के लिए जनता ने चुना वो बड़े काम कर ले।
अरे भाई मैं तीसरी मैं थर्ड ग्रेड का अगर अध्यापक हूँ तो मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाऊंगा ना, वहाँ तो बच्चों की नींव ठीक करूंगा। मुझसे ये अपेक्षा क्यों करते हो कि मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की तरह पढ़ाऊंगा? वो यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर बने हुए हैं, सब कामों के लिए सब आदमी है, अपना अपना काम सब कर ले, सब ठीक हो जाए। हाँ, ठीक है सर। इतिहास पे खूब बात हुई, महापुरुषों के ऊपर भी आपने बात की, और धरोहर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के आप दूसरी मर्तबा तीसरी बार तीसरी मर्तबा अध्यक्ष बन रहे हैं। आपको नहीं लगता आपका कंपटीशन आप ही से है? इस बार क्या नया और बेहतर करेंगे? नहीं, कंपटीशन का दायित्व है, हाँ, जिम्मेदारी है। महापुरुष बहुत है, असंख्य है, चप्पे चप्पे पे राजपूताना के अंदर, राजस्थान के अंदर हमारे महापुरुष हैं, हमारे यहाँ भक्त हैं, हमारे यहाँ शक्ति है, शौर्य और शूरता है, वीरता वाले हैं, जीवन को आदर्श प्रदान करने वाले लोग हैं। हम संपूर्ण जीवन खपा दे सब लोग मिल करके तो भी उन पे काम पूरा नहीं कर सकते। अब आप बता गए ना, हम कोलायत के अंदर कपिल मुनि पे इतने वर्ष बाद काम करने जा रहे हैं इस बार। सही कह रहे हैं। क्या हमारे कारण हुआ क्या? तो बहुत पहले से, आदि अनादि काल से, बहुत प्राचीन काल से कपिल मुनि का इतिहास है। कोलायत बहुत प्राचीन तीर्थ बना हुआ है। क्या आज आवश्यकता पड़ी क्या इस सारे काम को करने के लिए? सरकार का पैसा जो है वो हमारे घर के खाते में जाए, हमारे फार्म हाउस में जाए या किसी सार्वजनिक काम में जाए, इतना ही तो काम करना। मैं एक बार यहाँ बीकानेर रहा तो मैं ये जो आपके नागणेची मंदिर है वहाँ गया। नागणेची मंदिर को मैंने देखा, करा सारा लोगों, किसी ने प्याऊ की जमीन अनलोड कराई, मकान ही बना डाला। जो रास्ता पहले कहते हैं कि पहले जब चलते थे 1 किलोमीटर से नागणेची माता के दर्शन हो जाते थे। हमें तो किसी ने नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, उन्होंने कहा लखनऊ जी कर डालो जो कर सकते हो। हमने उसकी 10,000 गज जमीन को मुक्त करा। कोई हमने हमारा क्वार्टर नहीं बनाया वहाँ पर। हमने कहा वृद्ध आदमी को दिक्कत होती है, लिफ्ट क्यों नहीं लगा लेते हैं? लिफ्ट लगा दी, सामने से 6 इंच की सीढ़ियाँ चढ़ा करके सीधा मंदिर का दृश्य बन गया। आज वहाँ जाके देखिए, परिदृश्य बदला। तो काम तो हम ही करेंगे ना, समस्या हमने क्रिएट की है तो हम ही उसका समाधान ढूंढने के, दूसरा कौन करेगा? आप मुझे गोगापड़ी में देखिए ना, 16 घंटा वहाँ दर्शन करने के अंदर समय लगता था। 62,000 स्क्वायर फीट के अंदर हमने आज बना करके कॉरिडोर बना करके खड़ा किया वहाँ पर। मेरा ये कहना है, बहुत काम है, अनंत काम है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी काम करें, सबके लिए काम है। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बीजेपी के लोग कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? आप चिंता नहीं करो। जितनी पार्टियां वाले मिल जाएं, सामाजिक संस्थाएं मिल जाएं, तो आने वाले 1 लाख वर्ष तक काम कर सकते हैं। भारत भूमि पर इतने श्रेष्ठ कामों की लिस्ट है, करें हम लोग। सर, आपने कोलायत की बात की और तस्वीर और तदबीर बदलने की आपने बात की। कोलायत का जिक्र आया तो मैं आपको बता दूं, अब कुछ महीनों से कोलायत के ऊपर हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं जी। कोलायत में सर आप जानकर हैरान होंगे, 100 के आसपास मंदिर है। कोलायत में 12 ज्योतिर्लिंग है। कोलायत में 8 कोस की परिधि में 7 ऋषियों का आश्रम है। ऐसी कई सारी अनसुनी अनकही बातें हैं जो कोलायत में मौजूद है। बावजूद इसके कोलायत को पुष्कर या देशनोक जैसा जो वर्चस्व नहीं मिल पाया है। कोलायत अपने धार्मिक और पर्यटन का जो विकास है उसके अधिकार को तरस रहा है। जैसा कि आपने कहा कि अगर कोशिश की जाए तो तस्वीर बदली जा सकती है। शास्त्रों में कोलायत का उल्लेख है जी। धर्म आस्था केंद्र के रूप में भी उसका उल्लेख मिलता है। कपिल मुनि के बारे में भी मिलता है। मैं तो एक छोटी सी बैठक लेके आया था, करीबन घंटा 1.5 घंटा ही रुका था। और हमारे पास में इतने विद्वान लोग थे, सबने बहुत कुछ सामग्री दी है। प्रयास कर रहे हैं हम लोग, एक उसका पैनोरामा बनाने का हमारा प्रयास होगा। हम जगह भी देख के आए हैं, बातचीत करके भी आए। मेरा ये कहना है भाई, ये सामाजिक दायित्व है, इसको चलाने का काम समाज का है। कोई राजनीति का के नाम टेंडर नहीं छूटा हुआ है। सारा का सारा राजनीति वाले काम करेंगे। समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, सारे समाज को, सब समाज को भेदभाव भुला करके आना चाहिए। अच्छे काम सब मिलकर करें, बुरा काम कोई ना करे। भाई इतनी सी तो बात है, इसी को समाज कहते हैं। राजधर्म को लेकर आपका एक बयान जो है बड़ा पॉपुलर रहता है। वसुंधरा जी ने कहा कि आपको सरकार में काम करना है, तो आपका इस पर जवाब? अरे भाई, वसुंधरा जी ने मुझे अवसर दिया जी राजधर्म निर्माण करने के लिए। राजधर्म में बूढ़ा पुष्कर था, सूख गया। उसका हमारे यहाँ पर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कुछ हुए थे, उनका वहाँ पर है। और उसके बाद वो सूख गया। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी वो सूख गया, आगे पुष्कर तो बोलेगा नहीं, क्या होना चाहिए? मैंने कहा सब मिलकर राजधर्म का पालन करो। कहा मैं भी आती हूँ। मुख्यमंत्री जी आई, आकर के उससे 4 तगारी मिट्टी की खोदी, अपने सिर पे रख करके मार डाली। ये राजधर्म हुआ। आज बूढ़ा पुष्कर बढ़ करके खड़ा हो गया। भाई ऊपर से काम शुरू करना पड़ेगा ना। समाज ये देखने लगा है। पहले तो समाज का सामान्य आदमी भी काम करता था। अब कहते हैं बड़े वाला क्या कर रहा है?
जिसको वोट दिया ना वो क्या कर रहा है, ये देखने का तरीका डेमोक्रेसी में बदला है। पर तो मेरे कहता है कि हमारा समान दायित्व है, सबका धर्म है। और मैं कहता हूँ मैं अपना जीवन में सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे काम करने का अवसर मिला। नहीं तो आप जानते हो राजनीति में ऐसे वैसे कैसे कैसे काम होते हैं। सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ रोज, और मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ कि मुझे इस जीवन में वह काम करने का मौका मिला जो मेरे पुरखे किया करते थे। संतोष का काम कर रहे हैं। संतोष ही है मन में, असंतुष्ट होने का तो कोई कारण ही नहीं। हमारे कोई बाइंडिंग तो है नहीं, क्या करें और क्या नहीं करें। अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम करने का अवसर मिलता है तो करेंगे इसमें। आखिरी सवाल सर, बीकानेर की धरती पे बैठे हैं और बीकानेर को एक ज़माने में 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता था। फिलहाल हवेलियों की संख्या धीरे धीरे घटते घटते कुछ सैकड़ों में बची हुई है और बीकानेर को हेरिटेज सिटी के तौर पर भी विकसित करने की बातें चल रही है। आपके पिटारे में हमारे बीकानेर के लिए क्या है? देखिए, मेरे मन की इच्छा यह है जी कि बीकानेर बसा, बीका जी ने बसाया, तो बीकानेर की स्थापना से लेकर जी एक विकसित बीकानेर तक की जो यात्रा है उसको आम जन को दिखाने के लिए प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास करेंगे। जी सर। आदमी उसको देख के ही तो प्रेरणा लेगा ना। ये सबका दायित्व है, सब दलों का दायित्व है, सब संस्थाओं का है, सब समाजों का दायित्व है। और बीकानेर बसा तो बीकानेर की बसावट से लेकर के आज तक आने वाले जो अच्छे गुण हैं उसको थोड़ा आगे ले जाए। कोई कमजोरी छोटी मोटी आ गई है उसको ठीक करने का काम करें। भाई ये तो सबका सामूहिक दायित्व है, सबको करना पड़ेगा। ना तो कोई एक दल ये काम कर सकता है, ना कोई व्यक्ति काम कर सकता है। हाँ, शुरुआत कोई भी कर सकता है, इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले और भी लोगों ने की है इसको। तो ये थे ओंकार सिंह जी लखावत, जिनका कहना है कि इतिहास, संस्कृति, महापुरुषों की गाथा कथा को सहेजने समेटने का, संरक्षण का जो काम है वो कोई राजनीतिक दल का ना होके जनता का, लोक का काम है। लोक का काम होना चाहिए। सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों के भागीदारी से संस्कृति को, लोक को बचाया जा सकता है। ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए खबर अपडेट। थैंक यू।